नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें मथुरा और आसपास की। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। ताजमहल में बम रखे जाने की सूचना से पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस, सीआईएसएस और बम निरोधक दस्ते ने तत्काल ताजमहल पर चेकिंग शुरू कर दी और राहत उस समय मिली जब ताजमहल में किसी भी प्रकार का कोई विस्फोटक नहीं मिला। सेना में नौकरी न मिलने से आहत युवक ने ताजमहल को लेकर ऐसी अफवाह फैला दी जिसने ताजमहल की सुरक्षा में लगे सुरक्षा तंत्र की कड़ी कसरत करा दी। बता दें कि सुबह के वक्त एक युवक द्वारा 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दी गई कि वह सेना भर्ती में धांधलियों को लेकर आहत है। भर्ती में गड़बड़ी की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल सकी, इसलिए उसने ताजमहल में बम रख दिया है जो थोड़ी देर में फट जाएगा। ताजमहल में बम रखने की सूचना मिलते ही पुलिस और सीआईएसएफ की टीम सक्रिय हो गई। इस दौरान बम डिस्पोजल स्क्वाड भी ताजमहल पर पहुंच गया। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई, लेकिन पुलिस और जांच करने वाली टीम को वहां कोई भी विस्फोटक नहीं मिला। एडीजी राजीव कृष्ण ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ताजमहल में किसी प्रकार का कोई विस्फोटक नहीं मिला है। अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को भी पहचान लिया गया है। पुलिस की टीमें इस मामले में और जानकारी जुटाने के लिए प्रयास कर रही हैं। आज प्रातः यूपी 112 पर एक फ़ोन कॉल आई जिसमें कॉलर ने ये कहा कि ताजमहल पर एक्सप्लोसिव मटेरियल है। मतलब ये भी कहा गया कि उसके द्वारा लगाया गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आगरा पुलिस के द्वारा और सीआईएसएफ के द्वारा डीडीडीएस टीम की मदद से पूरे ताजमहल परिसर की तलाशी ली गई है। कुछ भी उसमें ऐसा आपत्तिजनक या एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिला है। स्थिति सामान्य है। जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उस व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। सर कहाँ से पकड़ा गया? अभी पकड़ा नहीं गया है, अभी उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। ताजमहल खोल दिया गया? ये स्थानीय प्रशासन देख रहा होगा उसको और आई एम क्वाइट श्योर कि 10-15 मिनट खुल जाएगा। जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है उसके बाद खुल जाएगा। परिस्थिति सामान्य है। फिलहाल जांच पड़ताल के बाद ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट दोनों खोल दिए गए हैं और सैलानियों की आवाजाही भी अब शुरू कर दी गई है। आगरा से देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र से सास बहू के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी सास को घर में बंद किया हुआ था और उसे लगातार प्रताड़ित कर रही थी। सास बहू में नोकझोंक की खबरें जरूर सुनने को मिलती हैं, मगर ये नोकझोंक भरी तकरार गंभीर रूप भी ले सकती है। ऐसा पहली बार देखा गया है। ये मामला फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र का है, जहां एक लालची बहू ने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी सास को उस कदर प्रताड़ित किया कि बुजुर्ग महिला बेसुध ही हो गई। सिविल अस्पताल में नजर आ रही ये वही अभागी बुजुर्ग महिला है जिसका इकलौता बेटा करीब 1 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जिसके गम के बादल अभी छटे नहीं थे कि बहू गमों का पहाड़ लेकर टूट पड़ी और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इस बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया के मुताबिक उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि एक बुजुर्ग महिला को उनकी बहू हद पार करके प्रताड़ित कर रही है, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर है। इस सूचना पर पहले रेणु भाटिया ने 2 दिनों तक रेकी की और पूरे मामले की असलियत जानी और फिर पुलिसकर्मियों के साथ घर में घुस गई, जहाँ बुजुर्ग महिला की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेसुध पड़ी बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए घर में एक छोटे पोते के सिवाय कोई नहीं था। देखिए, हमें गुप्त सूचना के आधार पर इसकी प्रोसीडिंग हमने की है। 2-3 दिन पहले एक अननोन का मुझे मैसेज आया कि इस तरह से 2H82 में एक बुज़ुर्ग लेडी हैं जो 75-80 साल के बीच में हैं और आपकी पुरानी जानकार भी हैं। जब ये वर्ड आया कि आपकी पुरानी जानकार हैं तो मुझे और उत्सुकता हुई कि ऐसा कौन है जो इतना प्रताड़ित है। तो मैंने 2 दिन रेकी की आसपास रह के कि क्या हिसाब है। तो 3rd डे मुझे लगा कि अब मुझे एंट्री करनी चाहिए और इस महिला को सहयोग देना चाहिए हमें पूरा। पुलिस लेकर मैं उनके घर पहुंची तो हमने देखा वो महिला बेसुध थी। उनकी दवाइयों को देखा तो कुछ ऐसी दवाइयां उसमें मिली जो देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये मेडिसिन के हिसाब से मेडिकल उससे पता करेंगे। लेकिन वो महिला कुछ अपनी बात कहने के उसमें नहीं थी, वो इतनी डरी हुई थी। लेकिन आधा पौना घंटा उनके पास रुकने के बाद और जब मैंने उनको रिकलेक्ट कराया कि मैं 15-20 साल पहले भी आपके पास आई थी, आप मेरे इस तरह से इलेक्शन में घूमे थे, तो ऐसे ऐसे उनकी जो आँखों का रिएक्शन था वो डिफरेंट होने लगा, वो पहचानने लगी। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। ये देखिए, मेरी अंगूठी से उन्होंने यहाँ पे खूब दबा के हाथ पकड़ लिया। तो हमने उनसे पूछा कि आप ट्रीटमेंट कराना चाहती हो? तो उन्होंने कहा हाँ। यहाँ से जाना चाहती हो? उन्होंने कहा हाँ। ये हमने ऑन रिकॉर्ड उनका रिएक्शन रखा भी हुआ है।
ऐसा मालूम हुआ, कुछ अड़ोसी पड़ोसी आगे आना नहीं चाहते थे जब मैंने उनसे बातचीत की, लेकिन हर किसी का दबी आवाज़ में इशारा यही था कि इस आंटी को आप ले ही जाओ। तो समझ आ जाती है बात कि वो प्रताड़ित हैं और उनकी बहू घर पे नहीं थी, उनका एक छोटा पोता घर पे था। पूछने पर यह पता चला कि मम्मी कहीं बाहर गई हैं छोटी बहन को लेकर। और उस महिला के बारे में जो हमने पता किया वो यही था कि उनका 1 साल पहले बेटा एक्सपायर हो चुका है और बेटे के गम में वो परेशान थी और मेंटली उनको धक्का भी लगा, जिस वजह से शायद उनको एक बार अटैक आया, इस तरह से बताया गया। लेकिन उस अटैक के बाद वो महिला अपनी बहू को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे या वो उनको रखना नहीं चाहती थी, कुछ इस तरह की स्टोरी जो निकल कर सामने आई, जो एक्चुअल बात है। तो मैंने पता किया और कौन कौन है परिवार में, तो मालूम हुआ कि 3 बेटियां हैं इस महिला की जो फरीदाबाद रहती हैं, 3 दामाद हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो ये पूछने पर कि बेटियां क्यों नहीं आती, तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं उनको नहीं बुलाना। जब बहुत गहराई से पूछा कि क्यों नहीं बुलाना, पड़ोसियों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब भी इनकी बेटियां आती हैं या दामाद आते हैं तो इनकी बहू उन पर इल्ज़ाम लगाती है कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलकर कि मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। और यहाँ तक कि उस जो इस महिला की पोती है 9 इयर्स की, माँ ने अपनी बेटी को भी इस्तेमाल किया इसमें और कहा कि उस बेटी का रेप करते हैं मेरे दामाद, मेरे नंदोई। तो मुझे सुन के थोड़ा बुरा भी लगा और अजीब भी लगा कि महिला को किस इतनी प्रताड़ना इस वजह से दी जा रही है। खैर 2 अलग अलग विषय हैं, उनके दामाद ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी अलग जांच हमने रखी है। और महिला के साथ इस तरह से प्रताड़ना हो रही है एक सीनियर सिटीज़न के साथ, और स्पेसिफिकली इन वजहों से, तो हमने उस बात को ठीक नहीं समझा और हम उनको बीके हॉस्पिटल में एडमिट करने ले आए। कल रात को शाम को हमने उनको एडमिट किया है और आज लगभग 11-12 बजे हैं। अभी तक उनकी स्थिति में बहुत सुधार है। कल तक वो नाम नहीं ले पा रही थी, आज उन्होंने डॉक्टर्स के सामने, कैमरा के सामने मुझे बताया कि उनकी बेटी का नाम उषा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर ये भी कहा कि मुझे इलाज कराना है, मुझे ऐसे नहीं जाना। मम्मी को की जान को कोई खतरा नहीं है। जो लेडी हम लोगों पे घर बैठे इल्ज़ाम गंदे गंदे लगा सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। सारे इल्ज़ाम। अच्छा, एक और चीज़ सामने आ रही थी कि कई साल पहले जो उनकी 9 साल की बच्ची है, जिसके माध्यम से जिसको रोल बनाकर उन्होंने यूज़ किया, वो बीके अस्पताल भी छोड़ गई थी जब वो बर्थ हुआ था उसका, कुछ ऐसे छोड़ गई थी अपने बच्चे टोटली। मेरे भाई और मेरी मम्मी ने बचपन से बच्चे इनके पाले हैं। ये तो 4-4 महीने गायब हो जाती है। हमारी वर्कशॉप की सारी मशीनें इस लेडी ने बेच दी, एफडीआं इसके बैंकों में है। फिर भी हम कहते हैं चल कोई नहीं, हमारी मदर है, हमने खर्च करना है, हम कर रहे हैं बहने भी। अब अगर जैसे आपकी भाभी वो उसकी केयर करने रखना चाहे तो आप उनके बाद छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस लेडी पे विश्वास नहीं है। कल जितना तड़फे अपनी मदर के लिए संडे से लेके और कल का दिन जो हमें न्यूज से पता चली है। जनता की सुरक्षा के मद्देनजर पलवल के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को फटकार लगाई गई। पलवल जिले के थानों का रियलिटी चेक करने पर कुछ कैमरे बंद पाए गए। पुलिस थानों के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे तीसरी आंख की तरह कामगार साबित होते हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधों की गुत्थी सुलझाने और आरोपियों की पहचान में काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही सच झूठ का पर्दा भी बखूबी साफ हो जाता है। हम आपको बता दें कि पलवल जिले में कुल 13 थाने हैं, जिनमें 38 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। प्रत्येक थानों में कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश पारित कर दिए हैं। पुलिस आंकड़ों के अनुसार पलवल के शहर थाने में 2 कैंप थाने में, 2 सदर थाने में, 4 महिला थाने में, 6 होडल थाने में, 2 वहीन थाने में, 2 हतीन थाने में और 3 उटावड़ थाने में, 4 हसनपुर थाने में, यानी कि 13 की 13 थानों में सीसीटीवी कैमरे और भी बढ़ाए जाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत का कहना था कि सीसीटीवी कैमरों को लेकर उच्चाधिकारियों की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है। थानों के सभी कैमरों की जाँच की जा रही है। अधिकतर कैमरे सही है। जिस थाने में कैमरों में कुछ कमी आई है उसको तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में पहले से ही ये सभी पुलिस स्टेशन में कैमरे लगे हुए थे। सभी जो भी पॉइंट डेजिग्नेटेड थे, जैसे जो लॉकअप होता है, एंट्री और एग्जिट गेट पुलिस स्टेशन पे, तो यह जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है ये मतलब एक पॉजिटिव दिशा में है
तो अगर कहीं भी कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एक कमेटी भी बनी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर उसके चेयरमैन है और डीसी और एसपी जिले के वो उसमें मेंबर है। तो इनकी सबकी यही जिम्मेदारी रहेगी इसमें कि कभी कोई कैमरा ख़राब होता है तो इमीडिएटली ठीक हो जाए, और अन्य भी अगर पॉइंट्स हैं पुलिस स्टेशन के तो वहाँ भी कैमरे लगाए जाएं, और अगर कोई फंड्स की ज़रूरत है तो भी कमेटी के माध्यम से सरकार इसमें हमें फंड्स अवेलेबल और करा देगी। तो और सुदृढ़ हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है अच्छा हो जाएगा। तो अभी मान लो 5 कैमरे लगे हैं तो हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा कैमरे लग जाएं, 10 कैमरे और पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके, मतलब एसेंशियल से भी ज़्यादा कैमरे लगाएं ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड अच्छी प्रोसेस हो जाए। कासगंज के कस्बा साहबर में महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इंटर की छात्रा भावना ने कहा कि लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता है, समाज की ये एक बड़ी कुरीति है। कस्बा साहबर में आगामी महिला दिवस के मद्देनजर नगर पंचायत में महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान सुरक्षा की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाल अपराध, महिला हिंसा को रोकने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व सांसद मुशीद अहमद खान की बेटी और साहबर की चेयरमैन जाहिदा सुल्तान ने किया। कार्यक्रम के दौरान इंटर की एक छात्रा भावना ने बताया कि लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता है। यह भी एक समाज की बड़ी कुरीति है जो खत्म होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए हम बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए महिलाओं के लिए अपनी पैरों की जूती समझा जाता है, बल्कि यहाँ पे हमारे देश में महिलाओं की शक्ति आधी से ज़्यादा है। और अगर पुरुष और महिला दोनों पैर कदम बराबर चलेगी तो हमारी देश की पूरी शक्तिशाली हो जाएगी। और महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता है, उन्हें अपने अधिकारों को नहीं समझा जाता है कि वे अपने अधिकारों को पा सकें, और उन्हें घर में काम जुटाने में ही रखा जाता है कि वे अपने अधिकारों को नहीं पा सकें, कि उनका लक्ष्य क्या है, वे अपने क्या चाहती हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। ज़्यादातर लोगों पर पुरुषों को ही समझा जाता है। लड़कों और लड़कियों में अनेक भेदभाव किया जाता है। लड़कों को तो बाहर पढ़ाया जाता है, लेकिन लड़कियों को तो यही पढ़ाया जाता है कि उनको लड़कियों और लड़कों में बहुत भेदभाव किया जाता है, कि लड़कियों को बहुत समझा जाता है और लड़कों को तो अपना शान समझते हैं। वहीं जाहिदा सुल्तान ने कहा कि दहेज जैसी कुरीति की वजह से न जाने कितनी आयशा जैसी निर्दोष महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है। दहेज एक अभिशाप है और पूरी तरह से बंद होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हम सबको प्रण लेना चाहिए कि आधी रोटी खाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे। आज ये जो कार्यक्रम है ये मैंने महिला दिवस जो 8 मार्च को होने वाला है उसके लक्ष्य में रखा है। मैं अपनी महिला बहनों से और जो छोटी बच्चियां हैं, जो स्कूल में हैं या लड़कियां हैं, उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं एक समान हों। पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है। महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। लड़कियों को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो उनमें और लड़कों में कोई अंतर नहीं है। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए और बेटों के बराबर समझना चाहिए। उनको आज समाज का ये हाल है जिसमें लड़कियों का शोषण हो रहा है और कितनी सारी हम लोग खबरें सुन रहे हैं। तो ये सब महिलाएं जो हैं वो एकजुट होकर सामने आए और अपनी हक की लड़ाई करें। धार्मिक नगरी वृंदावन के एक स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को फिल्म निर्देशक कुलपनी कौशिक ने संबोधित किया, जहां उन्होंने बताया कि फिल्म नरकासुर की शूटिंग शुक्रवार से शुरू होगी। यह फिल्म ग्रामीण अंचल में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। स्टेप बाय स्टेप हॉस्पिटैलिटी और माया मूवीज द्वारा महिला सशक्तिकरण और सामाजिक संदेश को लेकर फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म के निर्माण से पहले हुई पत्रकार वार्ता में बताया गया कि एक फिल्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रख्यात निर्देशक कुलदीप कौशिक के निर्देशन में निर्मित इस फिल्म की पृष्ठभूमि ग्रामीण अंचल में महिलाओं की स्थिति दर्शाती है। फिल्म का कथानक आम कहानी से अलग हटकर है, लेकिन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। कुछ ऐसे ही छुए अनछुए बिंदुओं को ये कहानी बयां करेगी। ये सामाजिक कुरीतियों के अनचाहे बोझ से दबी उन महिलाओं की कहानी है जो अपने परिवार, जमीन और अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करती हैं और चुनौती स्वीकार कर लेती हैं, जिससे पुरुष प्रधान समाज खोखले अहंकार को आईना दिखाया जाता है। मेरे को साहिल साहब हमारे प्रोड्यूसर साहब हमारे पार्टनर हैं, जब उन्होंने मेरे को कहा कि उनकी पिक्चर करते हैं, उनको स्टोरी सुनाई, तो कहानी अच्छी लगी, तब बात आती है कि उसको कहाँ करेंगे। तब ये आया कि
क्यों ना मथुरा को चुना जाए, उससे ज़्यादा पवित्र जगह कुछ नहीं होगी। कुछ यूपी गवर्नमेंट का हमको न्यूज़ में आया था कि वो सपोर्ट कर रही है, सब्सिडीज़ दे रही है और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करा जा रहा है। वो नशा मुक्ति के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, वुमेन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्वच्छ अभियान चला रही है, तो क्यों ना हम इस पिक्चर को मथुरा में ही करें। वैसे भी मथुरा में करने के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे मैंने बताया था राधा, ये मेरी इतनी सारी राधा है, यहाँ पर भी बैठी हुई हैं, कृष्ण है, तो यही मुझे लगता नहीं है कि अगर सपोर्ट मिलेगी सरकार की, जो काफ़ी मिल भी रही है, तो यहाँ का सिनेमा बढ़ेगा। बॉम्बे के हर आदमी आएगा यहाँ पर करने आएगा, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन मेरठ, मेरा खुद का जन्म मेरठ का है, मेरा ननिहाल है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि जैसे पहले हम बॉम्बे जाते हैं, कहीं ना कहीं आउटसाइडर कई बार कहलाए जाते हैं, अब हमको खुद लगता है कि हमारी जगह में हमारी इंडस्ट्री को है, इससे बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। नॉर्थ इंडियन है। आपकी फिल्म की थीम क्या है? हमारी फिल्म की थीम है बेसिकली औरतों की कहानी है जो कि नशे से जूझ रही है, तो उनके घर वाले नशे में पूरा लिप्त, उनका पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया, मगर वो अपनी इस परेशानी को बिना रोए धोए किस तरीके से समाज के सामने लेके आते हैं, ये उसकी सबसे खास बात है। चूँकि इस फिल्म की जो मुख्य बात है वो है महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की एकता, और वो नशे की जो समस्या है उसके ख़िलाफ़ एक जंग लड़ती हैं। उसमें पुरुषों के ख़िलाफ़ वो इस तरह से जंग लड़ती हैं कि अंत में पुरुष लोगों को उनका साथ देना पड़ता है। तो नारी शक्ति की एक अलग सी कहानी है ये। अब आपने ये पूछा कि ये मथुरा को क्यों चुना गया है, क्योंकि मथुरा राधा का मुख्य स्थान है, और राधा बेसिकली भारतीय दर्शन में और भारतीय संस्कृति में, खासकर वैष्णव कल्ट में, राधा शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का ही दूसरा नाम है। कृष्ण की जो अर्धांगिनी है राधा, यानी द फेमिनाइन डेइटी, फेमिनाइन फोर्स, जिससे ये पूरी सृष्टि बनी, राधा उसका प्रतीक है। तो ठीक वैसे ही मानवीय सृष्टि जो बनती है उसमें नारी क्रिएटर है, नारी सृजनात्मिका शक्ति है। तो इसलिए मथुरा और वृंदावन, ये जो पूरा एरिया है, ये इन्हीं वाइब्रेशन से भरा है। यही कारण है कि अपने राइटर डायरेक्टर कुलदीप कौशिक जी ने इस स्थान को चुना है, मथुरा स्थान को चुना है। और दूसरी इसकी जो बड़ी वजह वो ये है कि आदरणीय योगी जी ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि भारत में दूसरा फिल्म सिटी यूपी में बनने वाला है, और यूपी यानी जिसमें यूपी के तमाम इलाके आते हैं। अभी तो नोएडा में जगह देखी गई है, लेकिन इस घोषणा से बहुत सारे फिल्म मेकर, बहुत सारे राइटर डायरेक्टर इंस्पायर हुए हैं। उनके अंदर एक आशा जगी है कि हाँ, हम यूपी जैसे इलाके में भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे टेक्नीशियंस हैं, यहाँ ऐसा माहौल है कि अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं जो अभी तक दिखाई नहीं गए हैं। मुझे जब पता चला, एक तो हमने जो स्टोरी सुनी है ना कि कृष्ण जी की मूवी है, और जब मुझे इन्होंने बोला कि हमारी शूटिंग वहाँ पे हो रही है, तो मैंने बहुत खुशी। और पता नहीं यहाँ पे कुछ शांति है थोड़ी, मतलब एक तो खाना पीना बहुत अच्छा है, और एक ना शांति है। मैं कल से आई हूँ, मैं सो ही रही हूँ, इतनी शांति है यहाँ पे और इतना अच्छा माहौल है। और हम रात को घूमने गए, इतने अच्छे मंदिर है, हमने मतलब हम सुनते ही हैं लेकिन देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम तो यहाँ पे 30-35 दिन शूट करेंगे, तो मज़े करेंगे। मूवी का नाम नारकासुर, सुन के पहले कैसे लगा और क्या स्टोरी आपको पता है? ये स्टोरी जो मुझे उन्होंने सुनाई, इन्होंने मुझे 2 साल पहले ही सुनाई थी कुलदीप जी ने, तो मैंने तभी बोला था कि इसको किसी और के साथ मत, किसी और को मत सुना देना, खुद ही करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और उसमें ये भी नहीं था कि कुछ ऐसे चेहरे चाहिए थे कि कुछ जान पहचान वाले या नाम वाले चेहरे चाहिए, उसमें सब रॉ लड़कियाँ चाहिए थी। तो हमारी ये सारी लड़कियाँ इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, एक्टिंग क्लासेस ले रही हैं, बाकी स्पोर्ट्स की क्लासेस ले रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। अपना भारत मोर्चा के संस्थापक अशोक तंवर गुरुवार को फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से बचकर रहने की जरूरत है।
फरीदाबाद में अपना भारत मोर्चा बनाने के बाद अशोक तंवर इन दिनों कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं के प्रति काफी हमलावर हैं और उन्हें घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल अशोक तंवर आज फरीदाबाद पहुंचे थे, जहां उनसे कांग्रेस के लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि G23 का मतलब है गद्दार 23, जिनकी हकीकत सामने आ चुकी है और अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में युवाओं और हरियाणा के 75% आरक्षण देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक से एक मामला सामने आया है जहां नौकरी देने के नाम पर बलात्कार किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं से बचकर रहने की जरूरत है। यहाँ तो 75% नौकरी देने की बात है, पता नहीं लोग क्या क्या गलत काम करेंगे। आज कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल है वो छोड़ करके अपना भारत मोर्चा, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का तैयार किया हुआ मोर्चा है, ये इन्हीं का मोर्चा है, इन्होंने ही बनाया है। और लेकिन सब आज उसके समर्थन में विभिन्न पार्टियां छोड़ करके आए हैं, तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि फरीदाबाद जिसके हालात और दुर्दशा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उस राज से मुक्ति होगी और जो गूंगा विपक्ष है और बहरी सरकार है उसके सामने एक मजबूत विकल्प ये सारे मिलकर देंगे। आज जैसे कि युवाओं ने भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया है, तो क्या लगता है कब तक ये जो पार्टी है उभर के सामने आ सकती है? ये अभी मोर्चा है और मोर्चा देश के तमाम मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगा और ये देश को बचाने का जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन सबको एड्रेस करेगा। आज किसान मजदूर सड़कों के ऊपर बैठे हैं, पूरे देश के अंदर 95 दिन हो गए लेकिन सरकार सुन नहीं रही। तो इस तरीके के बेरोजगारी मुद्दा है। आज उद्योग धंधे ख़त्म हो रहे हैं। फरीदाबाद का क्या कर दिया, लोग पहले कहते थे फ़कीराबाद बना दिया, अब तो असलियत में फ़कीराबाद बना दिया। उद्योग धंधे जब से पिछले 2016 से हम देखें, नोटबंदी हुई और उसके बाद ये कोरोना काल हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो फरीदाबाद आगे बढ़ने की तरफ बजाय पीछे की तरफ ये सरकारें लेकर के गई है और इसलिए हम पूरी मजबूती के साथ इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जो हमारे मुद्दे हैं अपना भारत मोर्चे के, उनको हम उठाने का काम करेंगे। ये जो G23 है, जिनको गद्दार 23 बोल रहे हैं, उनकी तो असलियत सबके सामने आ चुकी है और अभी बहुत कुछ आनी बाकी है। तो इसलिए उनकी चर्चा हम छोड़ें, हम तो अपना पॉजिटिव और जो इस समय देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाने का काम। वृंदावन में गुरुवार को एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई, जिसके चलते लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। मथुरा के वृंदावन इलाके में स्थित नगर निगम चौराहे के समीप बने कपड़े के शोरूम में अचानक आग लग गई। सुबह करीब 4 बजे धुआं उठने के साथ ही जब लोगों ने शोरूम के अंदर से आग की लपटें उठती देखी तो तत्काल दमकल विभाग और शोरूम संचालक को सूचना दी। दरअसल आग शोरूम के बेसमेंट में लगी, जहां भारी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे। आग इतनी भयानक थी कि आधा दर्जन दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हम आपको बता दें कि शोरूम 3 मंजिला था, जहां बेसमेंट से आग लगने की शुरुआत हुई। इस आग से लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः ये आग विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। वृंदावन गारमेंट के नाम से रमेश जो प्रहलाद जी का है, प्रहलाद दास जी का वृंदावन गारमेंट के नाम से, और इसमें सुबह 3:45 बजे लगभग सूचना प्राप्त हुई है, 3:30-4 बजे के बीच में कि आग लगी है। तत्काल हमने 4-5 गाड़ियाँ लेकर के यहाँ मौके पर आए हैं। लेन के शोरूम में काफ़ी आग लग चुकी थी, अंदर ही अंदर आग भड़क चुकी थी और पूरे ये जो ब्लॉक्स थे अंदर से जाम हो चुके थे। उनको तोड़ करके तत्काल उसको आग को बुझाया है। क्या कारण अभी तक देखने में आया? अभी प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है। 2 लोग ऊपर थे, उनको निकाला गया है, उधर बाहर निकल के आ गए हैं। वो कोई जान का नुकसान नहीं है, केवल इनके कपड़े का शोरूम है, उसी का नुकसान है। मथुरा की बैंक कॉलोनी स्थित प्राचीन दुर्गा देवी मंदिर का 27वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। शहर के कृष्णा नगर क्षेत्र की बैंक कॉलोनी में स्थित प्राचीन सिद्ध श्री दुर्गा देवी मंदिर में 27वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारे और फूलों से सजाया गया था। 27वें वार्षिकोत्सव के मौके पर मंदिर के महंत पंडित रामकृष्ण शास्त्री द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज भगवती धाम में 27वां वार्षिक उत्सव चल रहा है। आज समापन भी हुआ है भंडारे के साथ में। इसमें नाना प्रकार के अनुष्ठान भी हुए और आज भगवती धाम में जो है माँ भगवती के भेंटों के द्वारा
राधा कृष्ण की झांकियाँ, माँ भगवती के स्वरूप में भी माँ ने दर्शन दिए। माँ भगवती विराजमान है। माँ भगवती का जो फूल का बंगला बना, माँ भगवती का बड़ा 16 श्रृंगार से जो श्रृंगार माँ भगवती का किया गया, ये आनंद आ रहा है कि भगवती धाम में कार्यक्रम कर रहे हैं। केक काटने का उद्देश्य क्या है? केक काटने का उद्देश्य क्या है? माँ भगवती के रूप में ही वो कन्या जैसे मैंने जो केक का निर्माण करके माँ भगवती का बना के उसके बाद कन्या को बुलाया, तो मैं यही चाहता हूँ कि माँ भगवती ने ही दर्शन दिया कन्या के रूप में, और उन्हीं ने आके अपना केक को अपने हाथ से जो है काट के तो भक्तों के लिए आशीर्वाद दिया। वृंदावन कुंभ मेले के दौरान जाम से निपटने को नई यातायात व्यवस्था की गई है। कुंभ मेले तक के लिए यातायात व्यवस्था के अंतर्गत वृंदावन में 4 जोन और 10 सेक्टर बनाए गए हैं। धर्म नगरी वृंदावन में चल रहे कुंभ मेला में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। जाम की लगातार बढ़ रही समस्या को देखते हुए जिला ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुंभ मेला के लिए नई यातायात व्यवस्था बनाई गई है। गुरुवार को पानी गांव पुल संपर्क मार्ग स्थित TFC पर आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि कुंभ मेला तक के लिए यातायात व्यवस्था के अंतर्गत वृंदावन को 4 जोन और 10 सेक्टर में परिवर्तित किया जाए। जोन में क्षेत्राधिकारी और सेक्टरों के लिए निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक कमल किशोर ने बताया कि जाम को देखते हुए बनाई गई नई व्यवस्था के तहत यमुना एक्सप्रेस वे से वृंदावन आने वाले वाहनों को शुक्रवार शाम 6 बजे से मंडी पार्किंग स्थल और शनिवार को प्रातः 6 बजे से पशुपेट पानी गांव चौराहे पर पार्क कराया जाएगा। मथुरा से आने वाले वाहनों को शनिवार को प्रातः 6 बजे से पागल बाबा पार्किंग और ITI ग्राउंड में पार्क कराया जाएगा। छठी क्लास से आने वाले वाहनों को शुक्रवार को शाम 6 बजे से मल्टी लेवल पार्किंग, अन्नपूर्णा पार्किंग, रॉयल भारती कट पार्किंग, वैष्णो धाम पार्किंग और गरुड़ पार्किंग में रोका जाएगा। पार्किंग स्थलों से बांके बिहारी मंदिर और कुंभ मेले तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा और टेम्पो की व्यवस्था और उनके रूट निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शनिवार, रविवार और अन्य प्रमुख पर्व पर परिक्रमा के दिनों वाहन भी अमान्य होंगे। जोन और 10 सेक्टर बनाए हुए हैं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। जोन के प्रभारी क्षेत्राधिकारी स्तर के लोग रहेंगे और सेक्टर के प्रभारी निरीक्षक स्तर के लोग रहेंगे। इसके अलावा जो वृद्धि की गई है वो हर रोड पर पार्किंग की व्यवस्था बढ़ाई गई है। मथुरा और वृंदावन रोड पर 3 पार्किंग एक्स्ट्रा की गई हैं, जो पागल बाबा पार्किंग, राही पार्किंग और ITI पार्किंग है। तो इनको भरने के बाद दारुक पार्किंग और TFC पार्किंग ये हमारी मथुरा और वृंदावन के लिए हैं। इसके अलावा सैटरडे संडे या जो मेन परिक्रमा के दिन होंगे उनमें सारे वाहन पास बंद रहेंगे, कोई भी वाहन पास मान्य नहीं होगा। हमने जहाँ जहाँ पार्किंग की है वहाँ से हमने टेम्पो और ई-रिक्शा की व्यवस्था की है, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी और प्रेस नोट भी दे चुका हूँ कि ई-रिक्शा किन किन रूट से कहाँ पर जाएंगे। हमारा मैक्सिमम प्रयास ये रहेगा कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर और परिक्रमा मार्ग के नज़दीक से नज़दीक तक हम सवारियों को, श्रद्धालुओं को पहुंचा सकें। राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य निर्मला दीक्षित गुरुवार को जनपद कासगंज पहुंची, जहां उन्होंने महिला जन सुनवाई करते हुए महिलाओं के मन की बात सुनी। सोरो विकास खंड सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने जन सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए बेहद गंभीर है। महिलाओं को सशक्त बनाने और सभी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करने के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान निरंतर जारी है। महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले स्तर पर महिला जन सुनवाई की अलग से व्यवस्था की गई है। सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक अवश्य पहुंचे, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो, महिलाएं सुरक्षित होने के साथ ही शिक्षित भी हों, जिससे उन्हें उन सभी योजनाओं का लाभ मिले जो उनके लिए बनी हैं। महिला चौपाल के माध्यम से गरीब, असहाय, दिव्यांग, पीड़ित महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आज कासगंज में महिला चौपाल लगाई गई है और इस महिला चौपाल में जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, जिन तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए, उन योजनाओं का लाभ उन्हें कितना मिल रहा है या योजनाओं के लाभ से अभी तक वंचित हैं, जिनके कागजात पूरे नहीं है, ऐसी महिलाओं ने यहाँ अपने मन की बात बताई। और साक्षरता के अभाव में जो आवेदन नहीं लिख पा रही थी, उनके आवेदन संबंधित जो DPO ऑफिस के लोग हैं उनसे आवेदन लिखवा कर तत्काल उन्हें उनकी सुविधा मुहैया कराई जाए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार
कार्ड के लिए अप्लाई कराना ऑनलाइन, राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई करवाना ऑनलाइन, जन सुविधा केंद्र से अप्लाई करवाना और उसके लिए सहयोग करना। इस तरह के आवेदन पत्रों पर मैंने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं और 1 सप्ताह बाद मैं इन सब का फीडबैक लूँगी कि ये जो महिलाएं जो ग्रामीण प्रवेश की हैं, बालिकाएं हैं, पीड़िताएं तो नहीं कहूँगी क्योंकि इस तरह का कोई मामला मेरे सामने नहीं आया, लेकिन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, क्योंकि ये उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार का कि वास्तव में जो योजनाओं के पात्र हैं वो पात्रता तक योजनाओं का लाभ पहुँचे और उनका भी समाज में अपना सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसी महिलाओं के लिए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर उनका फीडबैक लेकर। कासगंज जनपद के सहावर कस्बा में एक कबाड़े के गोदाम में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में गोदाम संचालक का हजारों रुपए का नुकसान हो गया। ये घटना गुरुवार की सुबह के वक्त की बताई जा रही है, जहां सहावर के गंजुनवारा रोड स्थित राजू कबाड़ी का गोदाम है, जहां अज्ञात कारणों के चलते गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते हजारों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कबाड़ी के गोदाम में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कबाड़े का गोदाम है, ये खाना खाने जो है अपने घर बच्चे को छोड़े गए थे, उसके तुरंत ही 20 मिनट बाद आए हैं तो बहुत खतरनाक आग लगी हुई थी। ये नहीं पता चला किसने लगाई, क्या करा, कोई अभी पता नहीं है इस बारे में। अच्छा, क्या कितना नुकसान हो गया है? कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तक का नुकसान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार।